चलिए आज एक नए लेक्चर के साथ हम, ये 12th फिजिक्स का लेक्चर है बच्चों। 12th फिजिक्स, तो 12th फिजिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर था, हमने पिछले लेक्चर में जो किया था उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कुछ डेरिवेशंस की थी, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस देखी थी, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस देखी थी, और ओम्स लॉ की डेरिवेशंस समझी थी वहाँ से, और सारी जो डेरिवेशंस थी वो हमने वहाँ से कर ली। जैसे ओम्स लॉ इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, ठीक है। और इसी तरह से हमने रेजिस्टिविटी का भी सारा पार्ट जो है देखा था। क्या क्या देखा था हमने? जैसे V इज इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू रो एल बाई ए, एंड देन कम्स द रेजिस्टिविटी M N E स्क्वायर टाउ। कई टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ 2 मिल जाएगा, वो एवरेज ले लेते हैं ऐसे, तो चलो हम इसी से चलते हैं। तो ये है अपने आज जो प्रीवियस लेक्चर के डेरिवेशंस के हम बात है। अब यहाँ देखिए तो ओम्स लॉ V इंटू आई आर है, तो ये R पे डिपेंड करता है, R रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड करती है, एरिया पे। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे आज। देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है बच्चों, बेसिकली आपके बोर्ड्स IIT और नीट को कवर करने के लिए। अब देयर आर 2 वेज। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली MCQs करने लग जाते हैं। जैसे हमने लाइव क्लासेस देखते हैं या दूसरे देखते हैं, तो थोड़ा बहुत वो हिंट्स दिया या कुछ बताया तो फिर पूरा उस पर MCQ आने लग जाते हैं। बीच बीच में MCQ में हमें वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी शुरू कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आज इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स IIT एंड नीट, वो करेंगे आज। बट क्वेश्चन बेस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बेस करेंगे आपके लिए ये सारा, सो दैट आपको ये इजीली कॉन्सेप्ट की तरह समझ लग जाए। पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे आप तो इसकी हेल्प से फिर आप कोई भी MCQ इसका कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वो तो आपको डेरिवेशन करवा दी गई हैं, वो तो कर ही लेंगे। तो आज हमारा जो पार्ट है इसके कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को करना। चलिए मैं पहली बात लिखता हूँ। ये सारे जो 4 मैं कॉन्सेप्ट अभी ये 3 लिख रहा हूँ, ये NCERT के हैं। तो NCERT क्या पूछती है पहले पार्ट में? अब आपको पूछा जा रहा है कि अलॉयज ऑफ मेटल usually have greater or less resistivity than greater or less resistivity, ये वाली, than constituents metals। तो क्या है ये? देखिए ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी का तो MCQ बनेगा। अब अलॉय क्या है और मेटल क्या है? अलॉय में एक सिंपल बता देता हूँ, जो आपने देखी, जैसे स्टील एक अलॉय है, वो आयरन, कॉपर, कार्बन और मैग्नीज और इससे बनती है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बदलाव आ जाता है। क्या क्या बदलाव आ जाता है उसमें? जैसे आयरन रस्टिंग में हो जाती है, तो स्टील रस्टिंग में नहीं आती। आयरन मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करती है, स्टील नहीं करती है। और स्टील में थोड़ी जो लस्टर्स है, जो चमक है, वो एज कम्पेयर टू आयरन ज़्यादा होती है, और वो थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगती है एज कम्पेयर टू आयरन। ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो हमें प्रैक्टिकली देखने से पता चल जाती है। बट हमें इसकी जो चाहिए बच्चे प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिकल में आ जाए रेजिस्टिविटी। आपको बताना है कि उसकी रेजिस्टिविटी अपनी मेटल से, जिस मेटल से वो बनी है अलॉय, उससे बेटर है, यानी ग्रेटर है या लेस है। अब होती तो ग्रेटर है बच्चों, ये होता है सही। रेजिस्टिविटी ग्रेटर होने का मतलब ये है तो नियरली उसको हम इंसुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं, वो कंडक्शन कम करती है, ये ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी अगर ग्रेटर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो अलॉय है
उसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू जो मेटल है वो ज़्यादा होगा, कंडक्शन भी कम होगी। और हम इनको कहीं कहीं यूज़ करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़े। तो ये है, ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये दूसरा पार्ट ले लेते हैं अभी हम। तो ये अलॉय यूजली है मच लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अलॉयज। अब ये है इज लेसर, ये लेसर है देन मेटल्स, कंस्टिट्यूटिंग मेटल्स बोलिए। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे बोलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप बस यही बोलिए, चेंज इन, और आप इसको इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज चेंज इंक्रीज आप इसको, ये समझ लगी बात आपको? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अलॉय का वो लेसर है, मतलब जहां मेटल यूज कर रहे हैं अगर हम, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो अपने रेजिस्टेंस में काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन दे देती है। अब कई जगह ऐसी होती हैं जहां हमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे फिर भी करंट को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो वहां फिर वो प्रॉब्लम कर जाती है। तो इसीलिए अलॉयज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से पढ़ा जाता है। पहली बात तो ये है कि ये इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है, तो कंडक्शन का आप हिसाब किताब लगा के रखें। पर इसका जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है फिर वो टेम्परेचर कोफिशिएंट बन जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट लेस होने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो है बहुत कम है। आप टेम्परेचर को बढ़ जाता है ना, जैसे गर्मियों में तो बाहर टेम्परेचर जो जैसे नॉर्दर्न इंडिया में या जैसे दुबई है यहाँ, तो टेम्परेचर के बढ़ने से 50 डिग्री तक चला जाता है। तो होता क्या है कि जो कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं और कंडक्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, वो उतनी कंडक्शन ही करते, हीटिंग अप हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हीटिंग होने से डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अलॉयज जो है वो ध्यान रखते हैं। अब अलॉयज तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जहाँ रेजिस्टेंसेस को हमें ज़रूरत पड़ती है लेने की, उसके बिना गुजारा ही नहीं है, तब वहाँ हम अलॉय यूज़ कर पाते हैं। आगे, ठीक है, तो ये आ गया आगे रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन, ये याद कर देना आपने, मैंगनीन है ये, मैंगनीन, ठीक है, इज नियरली independent of rapid increase in temperature, अब ये देखो, मैंगनीन एक बहुत बड़ी अलॉय है जो हम यूज करते हैं बच्चों एज अ रेजिस्टेंस अपने गैल्वेनोमीटर्स में या सोफिस्टिकेटेड जो भी हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। ये एक अलॉय है और इसका जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो नियरली रैपिड इंक्रीज टेम्परेचर इन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है बच्चों इस अलॉय की डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी को नियरली हमने कांस्टेंट बना लिया, तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया। तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट यहाँ भी याद रखना होगा, ठीक है। अब एक है हमारे पास मटेरियल है अंबर, जो इसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों, ध्यान रखना है, इसकी रेजिस्टिविटी 1022 टाइम्स ऑफ मेटल है। देखिए रेजिस्टिविटी, चलो ये अच्छे से लिख लेते हैं,
अंबर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ अंबर इज 10⁻22 23 टाइम्स ऑफ द मेटल्स। अब इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अंबर को नियरली इंसुलेटर ले सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन, it does not allow its electron to take part in conduction। उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं एंड दे आर मूविंग अराउंड। तो ये अलॉय के बारे में आपको एक छोटा सा नोट है, ये आपको कॉन्सेप्ट में आएगा जहां हम बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं दे आर मोर प्रोमिनेंट इन योर कंपटीशन एग्जाम्स। तो आप ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था अलॉय का, इसको ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। नोट्स भी बना लेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है ए कंडक्टर इज stretched to double of its original length, and by what percentage resistor conductor will increase? So by what percentage resistance of increased conductor का क्या है ना। तो ये आता है क्वेश्चन। अब बच्चों हमने कंडक्टर को डबल स्ट्रेच कर दिया। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ L और एरिया क्रॉस सेक्शन A। अब हमने इसको डबल लेंथ स्ट्रेच कर दिया, तो ये बना दिया इसको हमने। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे बेटे डबल लेंथ, तो इसका एरिया भी तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये डबल लेंथ आ गया तो ये एरिया A डैश आ गया। अब जो वॉल्यूम यहाँ था A इंटू L, वही वॉल्यूम यहाँ भी होगा, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल तो बदला नहीं ना, मटेरियल तो हमने चेंज नहीं किया। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है बच्चों वो रो इंटू एल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ी सी ट्रिक खेलते हैं। एल से ऊपर और एल से नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब ये तो बन गया वॉल्यूम, ये रेजिस्टिविटी, मटेरियल तो सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है। तो एल स्क्वायर पे ये वॉल्यूम है, ये तो हमने सेम रखा हुआ, तो रेजिस्टेंस जो है बेसिकली एल स्क्वायर पे डिपेंड कर गया। ये ध्यान रखना आपने ऐसे क्वेश्चन को, जब आप डबल का स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, बट परसेंटेज इंक्रीज होता है तो उसमें वॉल्यूम जो है वो नहीं बदलता। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो जब हम यहाँ ट्रिक खेलते हैं एल से ऊपर और एल से नीचे करते हैं तो ए इंटू एल वॉल्यूम होता है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो हमने प्रूव कर लिया कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस जो है एल स्क्वायर पे डिपेंड करता है आपका। अब आपने इसको डबल कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आर डैश, ये आ गया 4L स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल ही डालो क्योंकि हमने ये नहीं ना वैल्यूज डाली, तो प्रोपोर्शनल ही डालो। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, ऐसे। और दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीज। हमें इसको परसेंटेज इंक्रीज नहीं बोलना चाहिए, ये परसेंटेज चेंज है। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज आएगा, अगर नेगेटिव में आया तो डिक्रीज आएगा। तो ये आ गया 4L स्क्वायर, एल स्क्वायर, नीचे फिर एल स्क्वायर इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 300%। इतना इंक्रीज हो बात करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 300%, क्योंकि ये प्लस में है तो ये है इंक्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, अगर आपने स्ट्रेच किया है डबल लेंथ पे, ट्रिपल पे, कुछ भी हो, वॉल्यूम तो आप नहीं ना बदल रहे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो आपने लगाया था वो तो वैसा ही है। आपने इसको स्ट्रेच कर लिया, लेंथ बढ़ा दी, एरिया कट कम कर दिया, वो आपकी है, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो फिर हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बन जाता है अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको ने रेडियस वो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे कुछ टेक्स्ट बुक्स में मैंने देखा था, वो पहले वो वॉल्यूम इक्वल कर लेते हैं फिर रेडियस को निकालते हैं, वो इसको क्या जरूरत है, वॉल्यूम ही सेम कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव हैं, ये आ सकते हैं आपको अगर आपने ये अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो ये तो हमको कॉन्सेप्ट
बेसिकली सारे कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी और IIT नीट जेईई में। जैसे ये क्वेश्चन आ गया अभी फिर, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द वन ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। तो ए वायर इज ड्रॉन फ्रॉम अ कंडक्टर ऑफ मास m, शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ द वायर ड्रॉन। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसको कैसे। देखिए ये है, ए वायर इज ड्रॉन फ्रॉम अ कंडक्टर ऑफ मास m, a wire is drawn, ठीक है, from conductor of a mass m, show that resistance is directly proportional to R। आपको ये शो करना है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए रेजिस्टिविटी है L बाय A आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो मास है बच्चों, वो मास होता क्या है, हम कैसे मास को लेते हैं। मास बच्चों हमारे पास आता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो एरिया कितना आएगा m बाय l इंटू डी। देखिए अभी और पिछले क्वेश्चन में फर्क है, यहाँ हमने मास ले रखा है बच्चे, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी में ले लिया, ठीक है ना। ए कंडक्टर ए वायर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कंडक्टर ऑफ मास m। हमारे पास एक कंडक्टर था, जैसे ये कंडक्टर हो, इसका मास m है, उससे हमने वायर टिप जो है वो ड्रॉ की है, तो उसका मास तो वायर का सेम ही रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं ना, वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो, तो मास ही बन जाता है। तो R जो आ जाएगा रो इंटू एल, m l इंटू डी ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारे पास आएगा ये आएगा l d बाय m l स्क्वायर, यहाँ। अब इसको आप देखो ध्यान से बच्चों, ये भी मैं आपको बताना चाहता था अभी, ये आ गया, और ये क्या वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, वही बात है, बट यहाँ उन्होंने मास दे दिया। मास वॉल्यूम क्या होता है हमारा, मास इंटू डेंसिटी। अगर आप ये इसको नीचे ले आए, ये डेंसिटी को नीचे ले आए नेक्स्ट पॉइंट में, तो आपके पास वॉल्यूम वही रहेगा। मैंने पहले पढ़ा इसलिए था क्वेश्चन कि मैं छोड़ देता आगे चलता। अब मास को लेके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मास ले आए तो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, ये आपका वॉल्यूम है, मास बाय डेंसिटी इज अ वॉल्यूम। तो बेसिकली आर एल स्क्वायर के इक्वल है, ये पिछला कॉन्सेप्ट है अपना, पर ये कंपटीशन में ऐसे मास से पूछ लिया था। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो वॉल्यूम से पढ़ा हुआ, ये तो मास आ गया है, तो वो मैंने आपको प्रूव किया कि मास और वॉल्यूम में फ़र्क कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो डेंसिटी तो उतनी रहनी है, डेंसिटी तो है उसकी, बहुत ही चीज़ें तो होनी वाली नहीं है। तो ये पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही था, बस उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस था। पर अब ये तो करना तो चाहिए ना बच्चों आपको, सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तभी तो आएंगे ना आपको आगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप अगर देखते हो तो प्लीज़ बच्चों आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। एंड दिस इज़ द पार्ट, हम आपको बोल रहे हैं बार बार, आप सब्सक्राइब कर लें इसको, नोटिफिकेशन आएंगी आपको जो हम अपडेट्स करेंगे। तो ये जो पार्ट हम कर रहे हैं, हम ये एक पूरी रिसर्च के बाद कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारी बातों को देखने के बाद हमने अपना कोर्स कंटेंट डिज़ाइन किया है। तो कोर्स कंटेंट कैसे डिज़ाइन किया है कि हम आपको एक स्मूथनेस देंगे बोर्ड्स और कंपटीशन में, जो हर चैनल में मिसिंग है। वो क्या कर रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं, बाद में एमसीक्यू करवा देते हैं, कुछ आर्टिकल्स ही करवा के छोड़ देते हैं। तो हमने क्या पकड़ा, हमने ये पकड़ा कि आपको सारे आर्टिकल्स करवाए जाएंगे, उनके कंसेप्चुअल्स करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, और उनके कॉन्सेप्ट्स करवाए जाएंगे जो आईआईटी और नीट के लिए। अब अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक सरप्राइज फैक्टर भी मिल जाएगा इसमें। जैसे ये 2 यूनिट होंगे तो एमसीक्यू के लिए भी हम अलग से एक सीरीज अपनी चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है क्वेश्चन, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बोर्ड्स का। तो ये देखिए क्वेश्चन डाल रहे हैं ना ऐसे, तो क्या क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of the copper and other of the manganese, and same resistance which is taken. So 2 wires of same length, ठीक है, one is of copper and
other is of manganese, ठीक है, and then we have same resistance, having same resistance, ठीक है, and it is thicker, तो which is thicker, कौन सी ज्यादा मोटाई पे बनाई है, ये देखो रेजिस्टेंस L ऑन एरिया। अब रेजिस्टेंस तो सेम है आपका, ठीक है, और लेंथ सेम है, तो हम ये ले लेते हैं ऐसे, देखिए ये आ गया आपका R बाय एल रो बाय ए, ठीक है। अब ये एक फैक्टर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा। चलिए ये आ गया। अब ये ले लीजिए कॉपर के लिए और ले लीजिए कॉपर के लिए। अब इसका एक फैक्टर यहाँ डाल दीजिए इसमें, ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, रो कॉपर ए कॉपर, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट रो मैग्नीम ए कॉपर मैग्नीम, एरिया। अब ये दोनों सेम है आपके पास, देन क्या हुआ, एज these are same, ठीक है, GM एंड कॉपर, GM एंड कॉपर मान लीजिए सेम आपके पास, तो रो मैग्नीम एरिया मैग्नीम कॉपर और ए कॉपर, ये तो सेम हो गया अपने पास, ठीक है। अब ए कॉपर, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं मैग्नीम और कॉपर, तो ये क्या आ गया, मैग्नीम और कॉपर, ये ठीक है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा नीचे, ये उधर चला जाएगा। अब जो मैग्नीम की रेजिस्टिविटी है वो ग्रेटर है, तो मैग्नीम का एरिया भी कॉपर से ज्यादा आएगा, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो मैग्नीम जो है इस थिकर, इसका एरिया ज्यादा वो थिकर भी आएगी। अब ये सारा क्वेश्चन है यहाँ, अब यहाँ कैसे है बच्चों, अब देखो जो है कॉपर एक मेटल है और जो मैग्नीम है ये एक अलॉय है, ये हमने स्टार्ट से ही कर लिया था कॉन्सेप्ट, तो ये सीबीएसई बोर्ड ने उसी को एक्सप्लोर कर लिया आपके, ठीक है, कि आपको क्या ये मैग्नीम और कॉपर में ये डिफरेंस याद रहेगा, तो ये नहीं बताया था, ये हमें खुद लेना था, रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉयज की जिससे वो बनाई जाती है उनसे ज्यादा हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना बच्चों, समझ लगी बात आपको। तो थिकर को क्या होता है, जिसका एरिया ज्यादा वो थिकर हो गया, तो हमने तो प्रूव कर दिया। ये देखिए इस कॉपर पे इधर लिख दिया, लिख तो उल्टा दिया मैंने, कोई बात नहीं है, रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो एरिया भी इसका ज्यादा होगा कॉपर कम होगा, ठीक है ना, जो ऊपर ज्यादा है तो यहाँ भी ये वाला ज्यादा होगा, ये लो है तो ये भी लो होगा, ऐसे कभी भी इक्वल आएंगे ना, अगर वैल्यूज, ये तो समझ ही जाओगे आप प्लस 2 में हो, इतना तो आना ही चाहिए आपको, और स्पेशली अगर ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो आप फॉर बोर्ड्स एंड द कॉम्पिटिशन्स, तो ये तो आपको समझ आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, चलो आगे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब आप मानोगे नहीं, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा पहले आ चुका है, तो कंपटीशन तो पहले बहुत होते थे, जैसे नीट आजकल हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते जाते थे, तो ये क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो ए वायर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कंडक्टर ऑफ मास m, ए वायर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कंडक्टर ऑफ मास m, ठीक है, show that the resistance of a conductor, show that the resistance of conductor जो है is inversely proportional to resistance of conductor is inversely proportional to fourth power of radius, ये हमने प्रूव करना है, fourth power of the radius of wire from the conductor dot, ये प्रूव करना है बच्चों। तो रेजिस्टेंस ये वाला है अपने पास, ठीक है,
अब वही है हमारे पास, मास आपको दिया गया है कि जो मास हमने लिया है कंडक्टर से वो कैसे लेंगे हम। तो मास आता कैसे बेटे, वॉल्यूम इनटू डी, अभी किया था आपको पता ही है ये तो यहाँ से हम एल जो है वो ले लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। लेंथ जितनी भी आप ड्रॉ करोगे उसकी वैल्यू यही बनेगी, मास बाय एरिया इनटू डी। कोई भी लेंथ, a wire is drawn from conductor mass m, show that this is a value radius। अब देखिए, अब किसी भी लेंथ की बनाओ वायर, हमने लेंथ को ही उड़ा दिया वहां से, उन्होंने लेंथ स्पेसिफाई नहीं की, उसने तो रेडियस भी मांगा हमसे रिलेशन। ध्यान से देखो आप क्वेश्चन, हम इस लेंथ का फैक्टर उड़ा रहे हैं वहां से, हम इसका रेजिस्टेंस जो उसके एरिया के डिपेंडेंस लेके जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे फैक्टर में से हटा रहे हैं रेजिस्टेंस, रो मास ए स्क्वायर इनटू डी। अब क्या बेटे, मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, हमने वेरिएबिलिटी में रेडियस को रख लिया, लेंथ को खत्म कर दिया, हमने लेंथ को कुछ कांस्टेंट्स में चेंज कर दिया। अब जितनी मर्जी लेंथ रख लो बच्चों, मास एरिया बाय डी, तो ये तो रहेगा ही, यहीं से लेंथ निकाली जाएगी, ये फिक्स ही रहेगी, क्योंकि मास क्या है, ये सारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास कांस्टेंट है, तो फिर तो कुछ चेंजेस है ही नहीं, फिर कांस्टेंट है तो लेंथ जो m बाई ए डी वो भी आ गया आपके पास। तो हमने क्या किया, ये ले लिया, वेरिएबिलिटी में एरिया तो है, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर आप एरिया कम करते हो तो लेंथ बड़ी करनी पड़ेगी। देखिए स्ट्रेचिंग, याद है आपको, अगर आपके पास लेंथ l है और आप स्ट्रेच कर देते हो तो उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो बच्चों कम हो जाएगा, अगर आप उसकी लेंथ को ज्यादा कर देते हो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बच्चों माइक की है थोड़ी प्रॉब्लम, चले ठीक है, तो यहाँ फिर दोबारा देख लेते हैं। मतलब अगर हमने कंडक्टर ऐसा लिया है, ये भी दिखाया था ना क्वेश्चन आपको स्टार्ट में, एल और एरिया, अब हमने इसको स्ट्रेच कर दिया था, तो याद होगा मैंने छोटा सा ही बनाया था एरिया क्रॉस सेक्शन इसका, तो एरिया बड़ा, तो इसका मतलब ये है लेंथ और एरिया आपस में ऐसे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ से लेंथ की वेरिएबिलिटी हटा दी है, तो रेजिस्टेंस की छोड़ दी इसके साथ, एरिया के साथ, तो ये क्या आ गया, मास आई आर स्क्वायर का स्क्वायर इनटू डी, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्केयर के 4 आ जाएगा, पाई स्केयर भी कांस्टेंट है, रो ये सब तो कांस्टेंट है बच्चों, इनका तो फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, मास कांस्टेंट है क्योंकि उसने बोला है कंडक्टर मास है, डेंसिटी तो वैसी मटेरियल की कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होगा, स्केयर होगा, कुछ होगा, तो यहाँ आपको समझने वाली बात है, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया ज्यादा रखते हो, मास सेम है, मास सेम रखा हुआ, तो अगर आप एरिया ज्यादा रखते हो उतने ही मास में आपको लेंथ कम मिलेगी, फिर लेंथ कम बनेगी उसकी। अगर आप एरिया कम करते हो तो वो बिगर लेंथ की वायर बन सकती है आपकी, क्योंकि आपका मास है, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट पर अच्छे से समझ लगा। तो हमने रेजिस्टेंस की वेरिएबिलिटी में दिया। अब ये देखिए बच्चों, अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए, जैसे कोई कंपटीशन में बनाया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस की वेरिएशन के साथ हमने लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तब भी तो यही आ जाएगा, ठीक है, तो हमने लेंथ की वेरिएबिलिटी हटा के ये बात कर दिया। आप ऐसे एक कोई भी एक कॉन्सेप्ट को लिख के मास्टरी कर ले, ये फिर देख ले, गिवन मास है, हमने लेंथ का ये आएगा, मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा लोगे तो मास आपके सेम होने की वजह से लेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, यानी जो वायर आपकी बनेगी एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से उतने मास में कम लेंथ वाली बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, चलिए आगे, वाई एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड ओवर द कॉपर। अब क्वेश्चन ये है, वाई एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड ओवर कॉपर। तो एल्यूमिनियम को हम कॉपर के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं? देखिए बच्चे, एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड ओवर कॉपर पावर केबल बिकॉज फॉर द टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। अब ये देखिए बेटे, इक्वल लेंथ
एंड फॉर सेम रेजिस्टेंस। ये ध्यान से देखते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। इक्वल लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम इज लाइटर देन द कॉपर। आप देखिए बच्चों, चले इसको हम ऐसे नहीं करते, रो कॉपर, ठीक है, लेंथ कॉपर, रेजिस्टिविटी कॉपर, एरिया कॉपर, ये भी कॉपर। अब इमेजिन है हमारे पास एल्यूमिनियम, रो एल्यूमिनियम, लेंथ सेम है, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है, सॉरी, तो ये आ गया नीचे आपका कॉपर। अभी किया था ना अपने क्वेश्चन में, उसी का बताता हूँ, अभी सुन लीजिए। ये तो सारा सेम है, रो कॉपर एरिया कॉपर इक्वल टू रो एल्यूमिनियम एरिया कॉपर आ गया। अब यहां से हम कुछ लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, कॉपर एल्यूमिनियम, ये देखिए कॉपर और नीचे आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये चला गया हमारे पास, ये एल्यूमिनियम है ना, तो ये बन गया एरिया कॉपर एरिया एल्यूमिनियम। अब जो रेजिस्टिविटी होती है बेटे कॉपर की, वो कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो एरिया भी कॉपर का कम होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ये तो पक्का है, थोड़ा कम एरिया लगाना पड़ेगा। बट है क्या, जो डेंसिटी ऑफ कॉपर है जो वो 8.6 समथिंग होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है वो 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमें जो वेट पड़ता है, कॉपर हैवियर आती है, थिक होती, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, इतनी तो नहीं आएगी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ जो कॉपर है वो कम है, तो एरिया तो कॉपर का कम लगेगा, वो मैंने कॉन्सेप्ट को हटाया नहीं वहाँ से। एरिया जरूर कम होगा, पर उसकी जो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स है, ये देखिए, तब भी वो कवर नहीं होती बात। देखिए कुछ लोग बोलते हैं, मैंने इसीलिए किया कि एरिया तो कॉपर का कम यूज हो रहा है एल्यूमिनियम के मुकाबले में, ठीक है ना। तो आप ये देख लें कॉपर और नीचे एरिया, ये दोबारा चेक कर लेते हैं हम ऐसे, तो एल्यूमिनियम नीचे आ गया और एरिया कॉपर ऊपर चला गया। अब रेजिस्टिविटी जो कॉपर की होती है वो कम है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, तो इसका एरिया भी थोड़ा कम यूज होगा, कम यूज पे भी उतना ही रेजिस्टेंस देगी, और हमारे पास जो कॉपर की वायर की थिकनेस है वो थोड़ी कम आएगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ये ध्यान रखना आपने, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, एरिया में उतनी कमी नहीं आती कॉपर की जितनी उसकी डेंसिटी में प्रॉब्लम करती है। डेंसिटी उसकी 3 टाइम्स होती है, तो इसका मतलब क्या बना कि कॉपर की वायर जो होती है वो हमारे पास थोड़ी हैवियर आ जाती है। अब जब हम पावर केबल्स लगाते हैं बच्चों, ये देखिए एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन में, तो फिर ये अपने वेट की वजह से ये सैग हो जाता है हमारे, ये देखिए जितना वेट ज्यादा होगा नीचे वेट लगेगा, तो सैगिंग हो जाएगी। सैगिंग होने से इसमें टेंशन्स बढ़ जाती हैं, और टेंशन्स बढ़ने से ये इसके टूटने का खतरा रहता है, टूटने पे ये फिर करंट्स का और उसका हैजार्ड्स हो जाता है। अब क्या करते हैं, जो बिजली सिस्टम है हमारा, कंपनीज है, वो ये वाला जो लॉस है कॉपर ना यूज करके जो लॉस आएगा, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो बट वो लॉस तो जरूर आ रहा है बच्चों, बट वही वेट का जो ये वाला फैक्टर लगता है, एक तो उससे कम आता है, एक एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर सस्ता भी होता है, ये भी तो ठीक है। लॉसेस कम आते हैं बच्चे, लॉसेस आते हैं उसके रेजिस्टेंस की वजह से, मान लीजिए उसके जो हीटिंग इफेक्ट जो होंगे वो सारे आ जाएंगे, वो छोड़ दीजिए। बट जो वेट की वजह से, जो सैगिंग होने से ये टूटने का डर होता है, वो नहीं टूटता, क्योंकि वेट ऑफ द कॉपर केबल हम यूज करेंगे वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, वो थिक होती, थोड़ी भारी होती है, 3 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो लगभग आपको ये मान लीजिए कि अगर आपने 100 किलो की एल्यूमिनियम की वायर यूज की है, तो कॉपर की जो वायर की जो आएगी नियर वेट, वो 250 किलो के पास आ जाएगी, तो वो बहुत हैवी हो जाती है। तो वो हम जो ओवरहेड केबल्स डालते हैं, जो बड़ी बड़ी सी डालते हैं, वो कॉपर की बना नहीं सकते। एक दूसरा,
कॉपर एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले सस्ती है, इसलिए भी उसके थेफ्ट्स का डर नहीं रहता। अगर हम इतनी कॉपर यूज़ भी कर लें, चले कर भी लें, तो वो बहुत महंगी होती है, तो थेफ्ट का डर रहता है, लोग चुरा लेते हैं उसको। अब मैं नहीं बोलता पर होता तो है ये, ठीक है। तो फिर वो प्रॉब्लम भी हो रहती है। तो देयर आर टू जो फैक्टर्स हैं, एक वेट ऑफ कॉपर प्लस कॉस्ट ऑफ कॉपर, ये दोनों बट इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है, बेटर कंडक्टिविटी, उससे ओवरकम कर जाती है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे आ गया अपने पास एक और क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए वायर ऑफ लेंथ L is made n fold and show that new resistance is 1 by n square times the original। अब इसका मतलब क्या, लेंथ ऑफ वायर L टाइम्स बना दिया हमने, ठीक है। एन फोल्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि हमने वायर को फोल्ड कर लिया। जैसे हमारे पास ये एक वायर है मेरे पास अभी, तो हमने जो वायर है, जो ये तो अभी इंसुलेटर टाइप है, बट जो हमारी कंडक्शन की वायर है, मान लीजिए एल है, तो हम इसको एल को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, एल फोल्ड। अब इसकी एल, क्योंकि मैंने 4 बार घुमाया तो लेंथ तो L/4 हो गया। अब जो एरिया होगा ये ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ तो नहीं ना जुड़ रहा, तो एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, फिर एरिया क्रॉस सेक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कितना इंक्रीज होगा ये याद कर लेते हैं। देखें आपके पास जो एन फोल्ड है, तो न्यू जो लेंथ है, न्यू लेंथ, ये ध्यान रखना, एल डैश L/n है, न्यू एरिया A/n है, n/n। एरिया n टाइम्स इंक्रीज होता है, लेंथ n टाइम्स कम हो जाती है। तो पुराना जो रेजिस्टेंस है ये आ गया, नया जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी L/n इंटू n/a 1/n² r, यही तो बोला था उसने, ये आ गया 1/n²। ये देखिए ना, ये वो पुराना ही बन गया, ये वाला ये पड़ा। तो ये याद करने वाली बात है, एन फोल्ड करने से रेजिस्टेंस जो एरिया तो n टाइम्स बढ़ जाएगा, वो जुड़ जाती है वायर। आपको देखो ऐसे ऐसे जोड़ते जाओगे, 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया चारों जुड़ जाएंगे। अब उसको ऐसे कर दीजिए, आपकी लगा ही ना कि हमने फोल्ड किया, तो एरिया 4 टाइम्स होता है, लेंथ 4 टाइम्स, मतलब 4 फोल्ड से कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने n फोल्ड किया, उसको n फोल्ड माने उसको हमने n टाइम्स को फोल्ड कर दिया। ये पता लग गया आपको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये है एक हमारे पास क्वेश्चन छोटा सा, ये जल्दी से देख लेते हैं। कंडक्टर स्ट्रेच सो दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ बाय व्हाट परसेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन आती है कि कंडक्टर स्ट्रेच सो दैट इट्स रेडियस ऑफ वायर डिक्रीजेस टू हाफ। जो एरिया हमने इसको स्ट्रेच किया तो इसका रेडियस हाफ हो गया। तो हमें तो पता है बच्चों जी, अब ये देखिए ये है क्वेश्चन जो है नीट का, ठीक है। तो ये आपको सीधा ऐसे यूज करना था बस, क्योंकि जब भी आपको उसने रेडियस को हाफ दिया है, बाकी सब भूल जाओ। मैंने आपको प्रूव करके दे रखा है वो 1/r⁴, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इतना। अब ये और ये आ गया आर डैश, तो उसका हाफ कर दिया हमने रेडियस, तो आर डैश क्या आ गया 16 आ जाएगा ये तो भैया जी। तो ये बन गया 1/r², 4 तो r डैश इज 16 ऑफ r आ गया। क्या आ गया 16 ऑफ r आ गया। अरे भाई उसने पूछा था परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी बच्चा पार्टी, परसेंटेज इंक्रीज तो मैंने आपको करवाना सिखा दिया था। ये क्या आ जाएगा 16r माइनस r/r इंटू 100, तो ये तो 1500 आ गया बच्चों, 1500%, 1500%। ये देखा कॉन्सेप्ट किया हुआ था। जब भी आपको उसने बोला है कि हमने रेडियस को हाफ कर दिया, सारा कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, बस सीधा 1/4 सीधा प्रूव तो कर ही लिया, दोबारा देख लेना। तो हमें बार बार उसको वो बोल लियो ये वो लेने की क्या जरूरत है, ठीक है बच्चा बाकी। चले अब ये आ गया ये है
इफ ए वायर इज मेड 2% लॉन्गर, ये क्वेश्चन है IIT का, ठीक है, ये क्वेश्चन IIT जेईई क्या है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपके लिए। इफ अ वायर इज मेड 2% लॉन्गर बाय स्ट्रेचिंग, देखिए लॉन्गर बाय स्ट्रेचिंग, देन बाय व्हाट परसेंट कंडक्शन विल वायर चेंज। अब देखिए आपने 2% उसको लॉन्गर किया है, लॉन्गर बाय स्ट्रेचिंग। अगर आपने लॉन्गर किया है तो रेजिस्टेंस तो आपका एल स्क्वायर होगा, यहाँ एक छोल है, उसने कंडक्शन पूछ लिया, तो ये आ गया बच्चों जी C1/L स्क्वायर, क्योंकि कंडक्शन होती है 1/R, कंडक्शन क्या होती है 1/R, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अभी आपने 0.2% उसको लॉन्गर किया है, ठीक है। अब ये तो आ गया, नई लेंथ क्या आएगी, इसको भी प्रोपोर्शनल, नई लेंथ 1.02 ऑफ L, याद रखना है आपने 2% लॉन्गर किया उसको, यानी पुरानी लेंथ में 2% ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऐड करनी है हमें, तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो अभी ये आ जाएगा आपका C' माइनस C इंटू 100, ठीक है, C'/C इंटू 100। अब आपको ये सारी वैल्यूज डालनी है, यहाँ सॉल्व करना है 1/, ठीक है, ये स्क्वायर है बच्चों, ये भी स्क्वायर है, तो ये आ गया 1.02 L का स्क्वायर माइनस 1/L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/L स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड, आपके पास जो आएगा बच्चों कर करा के -4%, तो कंडक्शन इज श्योरली गोइंग टू डिक्रीज, कंडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये IIT जेईई का पार्ट है क्वेश्चन। तो अब ये सिंपल से चल पड़े बीच में, है ना, मैंने पहले कॉन्सेप्ट कराया, बाद में ये, अब इसको आप कहोगे सॉल्व कैसे करना, वो आपको फिर अभी कर लेना जरूर है, तो सिंपल है, 1/L स्क्वायर तो कॉमन ही ले लीजिए आप, ये आ गया 1.02 का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1/L स्क्वायर तो कॉमन ले लो ना सारा, तो वो नीचे कट जाएगा, यही बचेगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल सा एक पार्ट, ठीक है। इसकी आप ये कर लेना आप, तो ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, +2 में हो तो IIT नीट के क्वेश्चन करने हैं, तो ये तो आप कैलकुलेटर से एक बार करके देख लो, फिर आप इसकी मास्टरी कर लो, ऐसे तो खुद ही कर लो, ठीक है बच्चों। तो आगे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ए 10 सेंटीमीटर थिकर वायर इज स्ट्रेच, ये जिपमेर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंपटीशन के कर रहा हूँ मैं आपके साथ साथ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो हमने आज किए हैं कॉन्सेप्ट्स, वो एंड में कैसे लगते हैं कंपटीशन में। ए 10 सेंटीमीटर थिकर वायर स्ट्रेच टू लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, ठीक है, assuming there is no change in density and stretching the wire, calculate the wire of the new resistance of new wire। देखिए हमारे पास जो पुराना रेजिस्टेंस है बच्चों, ये तो है 10 ओम, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स, तो हमें पता है ये वाला, तो अब गैस करो बच्चों नया क्या आएगा, 3L का स्क्वायर R' 9L स्क्वायर R' इक्वल टू कितना आ गया 10 है, तो ये 90 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पुराना डिस्टेंस ये बन गया ना, ये आ गया, चलिए छोड़िए ऐसे R'/L इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो कट जाएगा 9, तो R' इक्वल टू 9 इंटू R, ये आ गया 90 ओम। अब ये सीधा बन जाएगा, अगर आपने एक दो बार देख लिया तो सीधा क्वेश्चन किया, मतलब लिखा पढ़ा काम कर दिया वहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A wire of resistance R and length L is stretched to n times original length and cut into n equal parts। देखिए पहले उसको स्ट्रेच किया, अपनी ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स कर दिया, फिर उसको n टाइम कट कर दिया, यानी लेंथ तो उतनी कर दी ना वापस दोबारा से, बट फिर उनको जोड़ दिया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, जो है ये देखिए, ये है क्या बच्चों, ये हमारे पास L है। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अच्छे से मजा नहीं आया है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा है, नीट का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, हमने L लेंथ को n टाइम स्ट्रेच कर दिया, मान लीजिए 2 टाइम कर दिया, तो ये 2L कर दिया, अब यहाँ N2 है, ठीक है ना, N2 है, फिर एंड देन कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, फिर हमने इसको कट कर दिया, 2 आगे पार्ट्स लग गए,
ये इसको कट कर दिया। अब लेंथ तो उसकी सेम आ गई, पर बच्चा जी एरिया तो हाफ हो गया ना, ये तो हमने किया है। देखिए अगर आप इसके एन फोल्ड्स और वो निकालते हैं तो एरियाज में ऐसे चेंजेस आती हैं। जब आप स्ट्रेच करोगे बच्चों किसी भी वायर को, जितने टाइम करोगे, अगर आपने एल ने को एन इंटू एल टाइम्स किया है तो एरिया नया ए बाय एन हो जाता है। एरिया नया क्या हो जाता है, ए बाय एन टाइम हो जाता है। तो अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने किया क्या, आपने इसको कट कर दिया एन लेंथ में, तो इसका हमें करना है। ये देखिए एन फोल्ड किया था, बाद में इसको कट कर लिया एन, तो एरिया तो इसका ए बाय एन आ गया, लेंथ है लेंथ। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दिस वायर रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल is stretched to n times its original length and cut into n equal parts। पहले स्ट्रेच किया n टाइम्स, फिर उसको n पार्ट्स में काट दिया, यानी लेंथ l वाली पार्ट्स बन जाएंगे। बट क्योंकि स्ट्रेच हुई लेंथ को कट किया है तो एरिया सबका a बाय n हो जाएगा। तो ये एरिया हमें इस एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू l बाय a बाय n आ गया। ये समझे बात आप, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आ गया, ये आ गया आपका। तो डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला n इंटू रो एल बाय एरिया, विच इंप्लाइज r डैश n टाइम्स r। तो हमारे क्वेश्चन क्या बना कि हमारे पास एक लेंथ ऑफ वायर है जिसको हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया लेंथ को। तो जब हमने n टाइम्स लेंथ को इंक्रीज किया तो नई लेंथ का एरिया क्या बन गया, a बाय n बन गया। अब उसको हमने काट भी दिया n पार्ट्स में, n पार्ट्स मतलब l इक्वल पार्ट्स आ गए इसके, ठीक है। तो जो एक पार्ट आएगा उसका रेजिस्टेंस बताना हमें, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ये वाला आ गया। ये देखिए l पार्ट थे, डबल किया, एरिया हाफ हो गया, फिर इसकी दो बन गई, दो, फिर इसको काटा ना बीच में से, टू इक्वल पार्ट्स में। अब लेंथ तो l है बट एरिया हाफ हो चुका है इसका, तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि एरिया कम हो गया, लेंथ आपने सेम कर दी उसकी वही। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। चलिए अब ये ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ द लेंथ एंड देन मेक टू फोल्ड। अब देखिए ये ध्यान रखिए, इसमें ये जो हमने किया है ना वही कॉन्सेप्ट है। ये वायर है बच्चों, लेंथ है, एरिया है, इसके टू फोल्ड कर दिए, ठीक है। अब इसको हमने डबल कर दिया स्ट्रेच, तो ये 2l कर दिया तो एरिया हाफ हो गया। अब इसको फोल्ड कर दिया, ये देखिए इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया लेंथ एल पे। अब फोल्ड कर दिया तो एरिया फिर वही बन गया। देखिए आपने स्ट्रेच किया तो एरिया कम हो गया, लेंथ डबल हो गई, फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, वापिस जोड़ दिया, तो फिर डिस्टेंस तो सेम ही रहा, ठीक है। फिर ऐसे खेलते रहे, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो हमने बच्चों आज रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, 2-3 पढ़े हैं, पर वो 2-3 अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज जिससे पैरेलल करने के बाद वो हो जाएंगे। वो भी आपके साथ जोड़ दूंगा मैं क्वेश्चंस को, उन्हीं के साथ इकट्ठा करेंगे क्वेश्चंस को साथ। अभी तक जो किया आप रिवाइज कर लेना बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, इसको समझे। अगर एंड तक देख तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इसको। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए बच्चों, ठीक है। कोशिश तो कर रहे हैं, हम रोज़ कोशिश करते हैं नया कुछ ऐसा करने का जो पहले ना ही हुआ हो। बहुत सारी भीड़ है यहाँ यूट्यूब पे, पर हम अपने कंटेंट को रिसर्च के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको बेस्ट मिलता जाए, ठीक है। तो आपको एक सीरीज मिल जाए, अच्छी सी सीरीज हो, स्मूथली आप इसको पढ़ पाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर बच्चों।